सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो एग्जाम्प्ट सप्लाईज होती हैं जो 6 शेड्यूल सही में फॉल करती है, जैसा कि एक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर है, सही जब वो रॉ मटेरियल परचेज करता है किसी भी वेंडर से तो वो उसको सेल टैक्स चार्ज करता है, ठीक है, उसको सेल टैक्स चार्ज करेगा, बिल्कुल सही है। ठीक हो गया। लेकिन जी जब जी। वो मैन्युफैक्चरर फार्मास्यूटिकल आइटम फॉर एग्जाम्पल कोई भी मेडिसिन प्रोडक्ट वगैरह तैयार कर लेता है, उसकी जो सप्लाईज है वो तो एग्जेम्प्टेड है, तो इस बिल्कुल सूरत सही। हाल में क्या वो रिफंड ले सकता है? क्योंकि उसने तो टैक्स पे किया है लेकिन उसने आगे से किसी से कलेक्ट नहीं करना। असल में क्योंकि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है वो एग्जाम सप्लाईज हैं, वो उसकी जी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। वो इनपुट जो वो पे करके आ रहा है अपने वेंडर को, जी जी। वो उसकी कॉस्ट का पार्ट है। तो लॉ के अंदर जो एग्जाम सप्लाईज वाले को रिफंड जो है अलाउ नहीं है, अगर वो लोकल के अंदर डील कर रहा है। भाई बात समझ में आपको? जो मैंने आपको, जी जी आपकी थैंक। फार्मास्यूटिकल फर्म है, ठीक है ना? जी जी। लेकिन यही एग्जाम सप्लाईज वाला, अगर यही फार्मास्यूटिकल वाला अगर एक्सपोर्ट कर रहा है, जी जी। तो फिर वो रिफंड क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपोर्टर को रिफंड अलाउड है। नहीं उसकी लोकल सप्लाई। अगर उसकी लोकल सप्लाईज हैं तो लॉ जो है एग्जाम सप्लाईज के ऊपर जो भी इनपुट है वो उसकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। फैसल साहब थैंक यू सो मच। ठीक है, क्लियर है Oh, जब? no problem. Thank you, sir. अच्छा, आगे बढ़ जाए। Yes, sir. Welcome. अच्छा, टाइम ऑफ सप्लाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेसिकली। या आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी टाइम है ये, टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब ये है कि मंथ, किस महीने की जो बिलिंग है उसके अंदर आपकी ये सप्लाई फॉल करेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। तो अब देखें, ये डिपेंड कर रहा है कि या तो आपने गुड्स सप्लाई कर दिए, सप्लाई ऑफ गुड्स। दूसरी चीज़ है, अगर आपके पास एडवांस पेमेंट आ गई है। तीसरी चीज़ है कि एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट सप्लाई ट्रीट हो जाएगी। सप्लाई ऑफ गुड्स जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पहला पार्ट है कि जब आपने गुड्स ट्रांसफ़र कर दी। अब इसका मैकेनिज्म कैसे होता है कि पहले तो आपके पास आता है परचेज ऑर्डर। उस परचेज ऑर्डर के अंदर आप डिलीवरीज करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपके गुड्स बनने शुरू हो गए, गुड्स जाने भी शुरू हो गए, तो सप्लाई ऑफ गुड्स तो बेसिकली हो गई। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि 2 महीने इन्वॉल्व हो गए और आपका जो कस्टमर है वो बोल रहा है कि जब मेरा ये परचेज ऑर्डर कंप्लीट हो जाए तब आपने बिलिंग करनी है। तो अगर मैं एज पर एकेडमिक जाता हूँ, तो जो मैंने डिलीवरी कर दी है, एक परचेज ऑर्डर आया मेरे पास कि मुझे 1 लाख शर्टें चाहिए, और महीना मेरा ख़त्म हो गया मार्च का, उसमें मैंने 20,000 शर्टें उसको दे दी हैं, तो सप्लाई ऑफ गुड्स तो हो गई, लेकिन परचेज ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो एक कस्टमर बोलता है मेरा कि जब पीओ मेरा कंप्लीट हो जाए आप तब मुझे बिलिंग कीजिएगा, और एक कस्टमर बोलता है कि हर डिलीवरी के ऊपर बिलिंग कीजिएगा। तो दोनों सूरतों के अंदर जो है हमारा ट्रीटमेंट अलग अलग होगा। लेकिन सप्लाई ऑफ गुड्स की डेफिनेशन हमें टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से पता होना चाहिए कि ये सप्लाई ट्रीट हो गई, या अगर एडवांस पेमेंट आपके पास आ गई। एकेडमिकली एडवांस पेमेंट है, लेकिन प्रैक्टिकली एडवांस पेमेंट नॉर्मली लोग उसको ट्रीट करते नहीं है, क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशन ये है, एक पार्टी ने आपको 10 लाख रुपए दे दिए कि मुझे जो है इतना जो है आपने माल बना के देना है, कल को उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो पूरी अकाउंटिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है, इसलिए लोग इसको नॉर्मली यूज़ करते नहीं है। तीसरा ये है कि जैसे ही माल आपका पोर्ट के ऊपर आ गया, आपकी जीडी बन गई, ठीक है, तो वो टाइम ऑफ सप्लाई में काउंट होना शुरू हो गई। अब वो जीडी पोर्ट के ऊपर जो है आपकी फैक्ट्री में अगर दूसरे महीने में आ रही है, जीडी बनी है मेरी 29 मार्च को, तो कंटेनर मेरी फैक्ट्री के ऊपर उतरा है, वो उतरा है 5 अप्रैल को। तो टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन मुझे पता होनी चाहिए कि मैं 5 अप्रैल का मतलब है कि अप्रैल के रिटर्न के अंदर उस इम्पोर्ट को क्लेम करूंगा या मार्च के अंदर उस रिटर्न को क्लेम करूंगा। मुझे डेफिनेशन पता होगी तो मुझे पता चल जाएगा कि जिस तारीख को जीडी बन गई है, तो उस तारीख को जो है मैं उस मंथ में मैं उसको क्लेम कर लूँगा। तो 29 मार्च को मेरी जीडी बनी थी और 5 अप्रैल को माल मेरी फैक्ट्री के अंदर डिलीवर्ड हुआ है, तो जो मार्च का रिटर्न जाएगा उसके अंदर वो इम्पोर्ट आ जाएंगे। तो टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन भी हमें पता होनी चाहिए, ताकि हम जब मंथ एंड के ऊपर जा रहे हों तो ऐसा ना हो कि हमारी अप्रैल में क्लेम करने वाली जीडी थी वो हमने मार्च में क्लेम कर ली। ठीक है, अब आपने इंटाइटलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स कैसे क्लेम कर सकते हैं आप? ठीक है, आपने एक कंपनी से केमिकल परचेज किया है और उस कंपनी ने आपको कमर्शियल इनवॉइस दे दी। ठीक है, उस कमर्शियल इनवॉइस के अंदर ऐसी बात है सेल टैक्स का कॉलम ही नहीं था। ठीक है, या उसने एक ऐसी इनवॉइस दे दी आपको जो कि प्रॉपर सेल टैक्स इनवॉइस नहीं थी एज पर सेक्शन 23 ऑफ सेल टैक्स, जिसके अंदर क्या है
कि एक साइड पे वेंडर का नाम आ रहा होगा, एक साइड पे बायर का नाम आ रहा होगा, उसका एनटीएन नंबर आ रहा होगा, दोनों के एनटीएन नंबर, दोनों के सीएनआईसी नंबर आ रहे होंगे। तो अगर आपकी प्रॉपर सेल टैक्स इनवॉइस नहीं होगी जो कि सेल टैक्स लॉ के अंदर दी हुई है, तो आप जो है उसको इंटाइटलमेंट नहीं होंगे इनपुट टैक्स के। ये चीज़ कब हाईलाइट होगी कि वो इनवॉइस प्रॉपर नहीं है, तो ऐसी बात है ऑडिट के वक्त होगी। जब आप रिटर्न्स भर रहे होंगे उस वक्त तो सारा काम जो है वो आपका फिगर्स के ऊपर या नंबर्स के ऊपर चल रहा होगा। लेकिन इनवॉइस आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास ऐसी इनवॉइस नहीं आई तो कल को अगर मेरा ऑडिट होता है तो वो रिजेक्ट हो सकता है, तो पैसे वापस करने पड़ जाएंगे। इसी तरीके से इंपोर्ट स्टेज के ऊपर अगर मैं कोई इंपोर्ट करता हूँ तो जीडी जो है वो मेरी बेसिकली इनवॉइस क्रिएट होगी। ठीक है, जीडी के ऊपर मेरे सारा डॉक्यूमेंट लिखे होते हैं, कितने का माल आया, कितना माल आया, उसके बाद कस्टम ड्यूटी कितनी लगी, उसके बाद सेल टैक्स कितना लगा, तो जीडी मेरे पास होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर ऑक्शन के ऊपर मैं कोई चीज़ परचेज करता हूँ तो वो ट्रेजरी का जो चलान देगा। अगर ये मेरे पास चीज़ें अवेलेबल होंगी तो मैं एलिजिबल होऊंगा इनपुट क्लेम करने का। लेकिन प्रैक्टिकली जब मैं रिटर्न भर रहा होता हूँ तो हो सकता है इनमें से कोई भी चीज़ ना हो, तो रिटर्न तो मेरा इनपुट क्लेम हो जाएगा। ऑडिट अगर आता है तो वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ जाएगी मुझे इनकी। इसी तरीके से जिस तरह आप इंटाइटलमेंट है इनपुट टैक्स लेने के लिए, इस तरह बहुत सारा इनपुट है जो अलाउड नहीं है आपको। अब आपके पास तो सेल टैक्स की इनवॉइसेस आ रही है, लेट्स सपोज एक ऐसा इनपुट जो मेरी टैक्सेबल सप्लाईज का पार्ट ही नहीं है। मैं जो कपड़ा बनाता हूँ मैं या कोई इंजीनियरिंग गुड्स का पार्ट बनाता हूँ, मैंने सुजुकी से गाड़ी खरीद ली है उसी महीने के अंदर, तो ऐसी बात है सुजुकी वाला जो डीलर मुझे गाड़ी बेचेगा वो भी टैक्सेबल सप्लाईज है उसके बिजनेस के हिसाब से, तो वो तो मुझे प्रॉपर इनवॉइस करेगा 17% ऐड करके। तो आया क्या वो 17% मैं अपने रिटर्न में क्लेम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि लॉ क्या बोलता है। लॉ बोल रहा है कि इनपुट नॉट यूज इन प्रोसेस ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। इसका मतलब ये है कि वो वाला इनपुट क्योंकि मेरी सप्लाईज का तो पार्ट है ही नहीं, उसका इनपुट मैं क्लेम नहीं कर सकता। तो अगर आपको ये नहीं पता होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब आप अगले पोर्शन में देखेंगे एनेक्शर्स, तो सुजुकी वाले ने जब अपनी गाड़ी आपको बेची तो इनवॉइस पास की तो उसने एनेक्शर सी के अंदर फीड कर दी तो ऑटोमेटिकली वो तो आपके सिस्टम में आ गई। अगर आप उसको क्लेम कर लेंगे इतने से आपकी सेल टैक्स की लायबिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन वो इलीगल क्लेम होगा क्योंकि वो अलाउड नहीं है। तो अगर कल को वो चीज़ हाईलाइट होती है तो वो ना सिर्फ आपको इनपुट वापस करना पड़ेगा बल्कि आपको उस टाइम पीरियड की पेनल्टी या डिफॉल्ट सरचार्ज भी देने होंगे। इसी तरीके से अगर आप किसी ऐसी पार्टी से इनवॉइस लेते हैं जो बेसिकली सस्पेंडेड या ब्लैकलिस्टेड थी जिस टाइम पे आपने उससे इनवॉइस ली थी, तो उसका इनपुट अलाउड नहीं होगा। ठीक है, तो इसका तरीक़ाकार ये है कि अगर आपके पास रूटीन से हट के कोई इनवॉइस आ रही है किसी भी मंथ के अंदर, तो आप फ़ौरन उसका जो है स्टेटस चेक कर लें FBR की वेबसाइट के ऊपर जाके। इसी तरीके से 6 मंथ ओल्ड इनवॉइसेस वो क्लेम नहीं होंगी, सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको नहीं उठाएगा क्योंकि सिस्टम इन्होंने कर दिया कंप्यूटराइज सारा। लेकिन ये लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि 6 महीने पुरानी परचेज इनवॉइसेस आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप क्लेम कर सकते हैं किस कंडीशन के अंदर, वो फिर आपको परमिशन लेनी पड़ती है लोकल कमिश्नर से, और अगर 1 साल पुरानी इनवॉइस है तो फिर आपने बोर्ड से परमिशन इस्लामाबाद से लेनी पड़ती है। लेकिन जो बिल्कुल बेसिक हम जो चीज़ें देखते हैं कि 6 मंथ ओल्ड इनवॉइस क्लेम नहीं कर सकते आप। अगर हमें इसको क्लेम करना है तो बाकायदा हमने परमिशन लेनी पड़ेगी डिपार्टमेंट से जाके। तो हमें हमारी पूरी जो है ग्रिप होनी चाहिए काम के ऊपर कि अगर हम किसी पार्टीज़ को पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ये देखा गया है पेमेंट्स हो रही होती हैं उनकी इनवॉइसेस नहीं आती हैं, तो जहाँ पे वीक अकाउंट्स डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ वो पेमेंट्स कर देते हैं, इनवॉइस के ऊपर फॉलोअप ही नहीं कर पाते हैं। जहाँ स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट अकाउंटिंग सिस्टम होता है तो वह हर महीने के ऊपर इनवॉइसेस टैली हो रही होती हैं वेंडर और सेलर के दरमियान। इसी तरीके से गुड्स फॉर पर्सनल कंजम्पशन के लिए अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है उसका सेल टैक्स क्लेम नहीं होगा। और जो सबसे आखिरी चीज़ है कि वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। ठीक है, लेट्स सपोज आप एक नया प्लॉट जो है उसके ऊपर अपनी फैक्ट्री को बना रहे हैं और सीमेंट सरिया और दूसरे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड आइटम्स आप बाय कर रहे हैं, तो ऐसी बात है ये सारे आइटम टैक्सेबल हैं, तो सबकी इनवॉइसेस आपके पास आ रही होंगी, लेकिन वो इनवॉइसेस आप क्लेम नहीं कर सकते एज पर लॉ। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी 490,004 का है और उस वक्त से इसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, बिजनेस कम्युनिटी बोल रही है कि हाँ अलाउ किया जाए, आपका FBR जो है उसके ऊपर जो है कोई रिलैक्सेशन देने को तैयार है। तो अगर हम ये सारे पॉइंट्स देखें तो सबसे ऊपर जो पॉइंट है इनपुट नॉट यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, ये पैरामीटर सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके पास मंथ एंड के ऊपर जो सारी इनवॉइसेस की डिटेल आपके एनेक्सर ए के अंदर फॉल कर रही होंगी
तो आपने उनमें से उन इन्वॉइसेस को अनक्लेम करना है जो आपको पता है कि ये आपकी इलीगल इनपुट्स क्लेम हो जाएंगे और आपके सिस्टम में ऑटोमेटिक आ रहे होंगे। तो अगर आपको नहीं पता होगा, डेफिनेशंस नहीं पता होंगी, तो आप सारे के सारे क्लेम कर लेंगे। जब क्लेम करेंगे तो होगा कि आपका इनपुट बढ़ जाएगा, सेल टैक्स की लायबिलिटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब चीज़ ऑडिट आएगा उस समय आपको ये सारे पैसे, क्योंकि आपने गलत क्लेम किए हुए इसलिए आपको वापस करने पड़ेंगे। तो इनपुट नॉट अलाउड। अगर किसी को हो तो रेज कर दे हैंड अपने, ताकि फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करें।